ये रिचर्ड नाम के 14 साल के बच्चे की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जो सिर्फ 14 साल की उम्र में एफबीआई का मुखबिर बना और बाद में उसके साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गया। कहानी के आगाज में हमें रिचर्ड नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है जो अपने वालिद के साथ रहता है, जिसके वालिद का नाम रिचर्ड सीनियर है। रिचर्ड और उसका वालिद हथियारों की एक नुमाइश में आते हैं, जहां रिचर्ड के वालिद हथियार खरीदते हैं और घर लाकर इनमें कुछ तब्दीलियां करके फरोख्त करते हैं। हालांकि ये एक गैर कानूनी काम है, लेकिन रिचर्ड के वालिद के पास इसके अलावा पैसे कमाने का कोई दूसरा जरिया नहीं होता है। रिचर्ड अपनी सिस्टर और वालिद के साथ रहता है। रिचर्ड की सिस्टर की एक लड़के के साथ दोस्ती होती है जो अच्छा नहीं होता, यानी कि उसे नशा करने की आदत है, जिस वजह से रिचर्ड की सिस्टर भी नशा करने लग जाती है। रिचर्ड के वालिद उसे ऐसा करने से मना करते हैं, जिस पर उसे गुस्सा आता है और वो अपने भाई रिचर्ड और वालिद को छोड़कर घर से चली जाती है। वही रिचर्ड को दिखाया जाता है जो अपने वालिद के हथियार एक जॉनी नामी गैंगस्टर के पास ले जाता है, जिसे ये हथियार बहुत पसंद आते हैं और वो ये हथियार रिचर्ड से खरीद लेता है। वही इस गैंगस्टर के गिरोह का एक मेंबर होता है जिसका नाम वी है। रिचर्ड के साथ वी की दोस्ती हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता रिचर्ड जॉनी के गिरोह के बहुत करीब हो जाता है। जल्द ही पता चलता है कि गिरोह के मेंबर वी का शहर के मेयर की बेटी कैथी के साथ अफेयर चल रहा है। इसलिए एफबीआई वालों ने जॉनी के गैंग पर नजर रखी हुई होती है और एफबीआई नोट करती है कि रिचर्ड वी और उसके गिरोह के बहुत करीब हो गया है। इसलिए दो एफबीआई एजेंट रिचर्ड के साथ राब्ता करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमारे मुखबिर बन जाओ। रिचर्ड ये सुनकर इनकार कर देता है। इस पर एफबीआई वाले कहते हैं कि हमें मालूम है तुम्हारे वालिद गैर कानूनी हथियार फरोख्त करते हैं। अगर तुम हमारे मुखबिर नहीं बने तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, जिसके बाद उन्हें बहुत लंबी सजा होगी। ये सुनकर रिचर्ड डर जाता है। वो अपने वालिद को जेल जाते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो उनका मुखबिर बनने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद एफबीआई एजेंट रिचर्ड से कहते हैं कि तुम्हें ड्रग्स की खरीदो फरोख्त करनी होगी और ड्रग्स की खरीदो फरोख्त से जो भी पैसे बचते हैं तुम अपने पास रखो। दरअसल उन्हें सिर्फ जॉनी के गिरोह की मालूमात की जरूरत होती है, जो कि रिचर्ड को उन्हें देनी होगी। और अब रिचर्ड बहुत पैसे बना रहा होता है। इससे रिचर्ड बहुत खुश होता है, क्योंकि एफबीआई के एजेंटों के कहने पर वो ऐसा कर रहा है। इसका मतलब कि उसे गिरफ्तार होने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये बात वो अपने वालिद को नहीं बताता। इसी तरह कुछ वक्त गुजर जाता है और अब रिचर्ड ने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए होते हैं। एक दिन उसके वालिद रिचर्ड को एफबीआई के एजेंटों के साथ घूमते हुए देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब वो उसके कमरे की तलाशी लेते हैं तो उसके छुपाए हुए पैसे उन्हें मिल जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो एफबीआई के लिए मुखबिर का काम कर रहा है। और जब रिचर्ड घर आता है तो उसके वालिद बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 16 साल है, इतनी छोटी उम्र में तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। दरअसल उसके वालिद को मालूम है कि ये बहुत खतरनाक काम है और उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन अब रिचर्ड अपने वालिद की बात नहीं मानना चाहता। गुस्से में उसके वालिद उसे थप्पड़ मार देते हैं, जिसके बाद वो नाराज होकर अपने दादा की गाड़ी लेकर अपनी सिस्टर से एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ। लेकिन वो घर वापस नहीं आना चाहती और तभी जो उसकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है उसे कोई चुरा कर ले जाता है। ये भागते हुए बाहर जाते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो चोर उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब उन्होंने गोली चलाई होती है, इसलिए वहाँ पुलिस आकर इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उनके पास जो हथियार है वो गैर कानूनी होता है। लेकिन अब चूंकि रिचर्ड एफबीआई के लिए काम करता है, इसलिए इन दोनों को बहुत जल्दी छोड़ दिया जाता है और इनके ऊपर कोई केस भी नहीं बनता है, जिससे गिरोह के सरगना जॉनी को रिचर्ड पर शक हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया गया। रिचर्ड कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। जॉनी को लगता है कि वो एक गोरा लड़का है, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया होगा। उसके मुताबिक पुलिस अफसर नस्ल परस्त होंगे जो सिर्फ काले लोगों को गिरफ्तार करते हैं। और अब रिचर्ड का नाम उस गिरोह में व्हाइट बॉय रिक पड़ जाता है, क्योंकि वो उस पूरे गिरोह में अकेला ही गोरा होता है। अब लियोन नाम का एक आदमी होता है जिसने उस गिरोह से भारी सूद पर पैसे लिए होते हैं, लेकिन उस महीने वो अपने पैसों की किस्त नहीं चुका पाता। बदले में वो पूरे गिरोह को लास वेगास के टिकट देता है और कहता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग मैच है, तुम फ्रंट रूम में बैठकर बॉक्सिंग का मैच देख सकते हो। ये पूरा का पूरा गिरोह उस बॉक्सिंग मैच को देखने के लिए वहाँ चला जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनके नाम की कोई भी टिकट बुक नहीं है, जिस वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिलती
और अब ये सब के सब एक बार में जाते हैं जहाँ पर ये टीवी पर बॉक्सिंग मैच देखते हैं। लेकिन गिरोह का सरगना जॉनी अब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि लियोन ने इन सबको झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया होता है। और अब यहाँ पर एक दूसरा गुंडा आ जाता है जो एंट्री न मिलने की वजह से इन सब का मजाक उड़ाता है। जॉनी को उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो बोतल से उस पर हमला करता है और उसकी धुलाई कर देता है। और अब सब के सब वापस आ जाते हैं। गिरोह का सरगना जॉनी अपने लोगों से कहता है लियोन के घर जाओ और उसे खत्म कर दो। ये उसके घर जाते हैं, उसके घर पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं जिसमें लियोन तो बच निकलता है मगर उसके भतीजे टीवी देख रहे होते हैं जिनमें से उसके 9 साल के भतीजे हैरोल्ड की मौत हो जाती है। पूरे शहर में ये खबर सनसनी की तरह फैल जाती है। पुलिस भी अलर्ट हो जाती है क्योंकि फायरिंग के वाकये में एक मासूम बच्चे की मौत हुई है। और अब रिचर्ड को पता चलता है कि जिन हथियारों से फायरिंग की गई थी वो उसके वालिद के हथियार थे जो खुद रिचर्ड ने जॉनी को फरोख्त किए थे। उसे पता चल चुका है कि पुलिस अलर्ट हो चुकी है, इसलिए कुछ दिनों के लिए वो उस गिरोह से दूरी इख्तियार करना शुरू कर देता है। साथ ही गिरोह का सरगना जॉनी अपने पूरे गिरोह को कहता है कि पुलिस से और उनके मुखबिरों से बचकर रहना, शहर हाई अलर्ट पर है। साथ ही जॉनी और लियोन को शक हो जाता है कि हो न हो रिचर्ड ही मुखबिर है, इसलिए कुछ दिनों के बाद वो रिचर्ड के घर अपना आदमी भेजता है जो उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। और जब उसे मालूम होता है कि रिचर्ड घर में अकेला है तो वो उसे गोली मारकर वहाँ से निकल जाता है। रिचर्ड की किस्मत अच्छी होती है कि वो अब भी जिंदा है। जिन FBI अफसरान के लिए वो मुखबिर का काम करता है वो उसे अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं जहाँ पर रिचर्ड की सिस्टर और उसके वालिद भी आते हैं। रिचर्ड के वालिद FBI अफसर से कहते हैं कि मेरे बच्चे से दूर रहो, आज उसकी जो भी हालत है उसकी वजह तुम हो। और अब वो गुस्से में बंदूक लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है और जल्दी उसे ऐसा लगता है कि उसके अलावा उसके बच्चों का कोई नहीं है, इसलिए वो अपना फैसला बदल देता है। वही रिचर्ड को जल्दी होश आ जाता है। उसके पास FBI की अफसर आती है और कहती है कि अब तुम्हें गिरोह के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास इस पूरे गिरोह के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। जल्दी हम इन सबको गिरफ्तार कर लेंगे। और FBI करती भी ऐसा ही है। वो अलग अलग जगहों से गैंग के लीडर जॉनी और बाकी तमाम गिरोह के अरकान को गिरफ्तार कर लेते हैं। रिचर्ड भी ठीक होकर अपने घर वापस आ जाता है। 1 साल बीत जाता है और एक दिन रिचर्ड के घर पर एक छोटा बच्चा आता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का छोटा भाई हूँ, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बन चुकी है। रिचर्ड इस बात से इनकार नहीं करता क्योंकि 1 साल पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कई बार करीब हुआ था। रिचर्ड के वालिद भी उस बच्ची को अपना लेते हैं। ये पूरा खानदान उस बच्ची के साथ बहुत खुश है। पर अब रिचर्ड के ऊपर पहले से भी ज्यादा जिम्मेदारी है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नवजात बेटी का भी ख्याल रखना है। उसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए अपने वालिद से कहता है कि एक बार फिर से मुझे नशीली अशिया का कारोबार शुरू करना होगा। पूरा का पूरा गिरोह जेल में है, इसलिए मेरे रास्ते में आने वाला कोई नहीं है। उसके वालिद उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाते। दरअसल रिचर्ड को इस काम के अलावा कोई काम नहीं आता। एक बार फिर से वो अपने पुराने राब्तों की मदद से नशीली अशिया को खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर देता है। साथ ही उसकी जो सिस्टर होती है उसे खुद भी अब नशे की लत लग चुकी है। ये उसे एक बहुत ही गंदी जगह से बचाकर घर वापस ले आते हैं और अब रिचर्ड के वालिद किसी भी तरह से अपनी बेटी को नशे से बाहर निकालना चाहते हैं। वो उसे कमरे में बंद कर देते हैं। उसे बहुत तकलीफ होती है। दरअसल ये इनखिलाई अलामत यानी विथड्रॉल सिम्टम्स है। जब भी कोई नशा छोड़ता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन रिचर्ड के वालिद हार नहीं मानते। कुछ ही दिनों के बाद उसकी सिस्टर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। वही रिचर्ड किसी भी तरह से अपने पूरे एम्पायर को सेटल करना चाहता है। उसके घर के सामने उसके दादा दादी का घर होता है, जिस घर को वो अपना अड्डा बना लेता है। उसके पास अब काम करने वाले लोग भी हैं। 1 साल और बीत जाता है और अब वो इस काम में सेटल हो चुका है। उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, जिससे वो अपने पूरे खानदान का ख्याल रखता है। उसके वालिद परेशान तो है पर मजबूरी में खामोश है। साथ ही उसके वालिद का ख्वाब था एक वीडियो लाइब्रेरी खोलने का। वो उनके इस ख्वाब को भी पूरा करता है। उस वक्त रिचर्ड महज 17 साल का नौजवान होता है। वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता है जहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं जो अब उसे पहचानते हैं। एक पार्टी में उसकी मुलाकात मेयर की बेटी कैथी से होती है, जो वी की गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन इस वक्त वी जेल में है। साथ ही वो हमेशा से रिचर्ड को पसंद किया करती थी, इसलिए इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। वो उसे बताती है कि शहर के जो बड़े बड़े पुलिस अफसरान हैं, उन सबको नशीली अशिया की जरूरत होती है। बस उन्हें भरोसे वाला इंसान चाहिए
और अब रिचर्ड उन्हें भी सप्लाई करना शुरू कर देता है। पर जल्द ही पुलिस उसके घर पर छापा मारती है, जहां उन्हें बहुत सारा नशे का सामान मिलता है, जिस वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब वो जानता है कि उसे उम्र कैद की सजा होगी और वो अपने FBI के राब्तों को इस्तेमाल करता है। वो एजेंटों से मिलता है और वो उसकी मदद करने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमने तुम्हें इस काम से पहले ही निकाल दिया था और उस वक्त तुम हमारे मुखबिर थे, तुम हमारे लिए काम करते थे, तुम्हें इस काम को अब तक छोड़ देना चाहिए था, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। रिचर्ड उन्हें बताता है कि मेयर की बेटी से मेरा अफेयर है, जो सुनकर FBI के एजेंट्स कहते हैं कि हम तुम्हारी सजा कम करवा सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमें एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। हमें पता चला है कि जल्द एक बहुत बड़ी शिपमेंट आने वाली है, जिसमें बहुत बड़ी मिकदार में नशीली अशिया होंगी। मेयर के साथ काम करने वाले अफसरान भी इन सब में मुलव्विस हैं। अगर तुम उनकी बेटी की मदद से हमें इन्फॉर्मेशन दे दो तो हम तुम्हारी सजा कम करवाने में तुम्हारी मदद करेंगे। और अब रिचर्ड उनकी बात मान जाता है। वो मेयर की बेटी कैथी से मिलता है, जो वी की गर्लफ्रेंड भी है, और उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है, जो कि वो FBI एजेंट को दे देता है। जिसके बाद वो एक छापा मारते हैं, जिसमें मेयर के साथ काम करने वाले बहुत सारे अफसरान और मुलाजिमीन को पकड़ लिया जाता है। टीवी पर चारों तरफ ये खबर आती है, जिसके बाद हर किसी को पता चल जाता है कि रिचर्ड FBI के एजेंट्स का मुखबिर है। इसी की वजह से पहले लीडर जॉनी और उसके सब लोग जेल गए और अब मेयर के साथी भी सलाखों के पीछे हैं। साथ ही जो एजेंट होते हैं वो उसकी मदद करने से साफ साफ मुकर जाते हैं, जिस वजह से रिचर्ड, जो अब तक जमानत पर बाहर घूम रहा था, उसे एक बार फिर से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उस पर केस चलता है। रिचर्ड के वालिद एक बार फिर से FBI के एजेंट से मिलते हैं और कहते हैं कि जब वो 14 साल का था तब से वो तुम्हारी मदद कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी सजा कम करवाओ। पर अब रिचर्ड उनके किसी काम का नहीं है, इसलिए वो उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। जिसके बाद वो अपने बेटे से मिलने के लिए जेल में जाते हैं और उसे हौसला देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रिचर्ड को अच्छी तरह से पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने वालिद से कहता है कि मुझे माफ कर दें, मैं आप सबको बहुत अच्छी और बहुत लग्जरी लाइफ देना चाहता था, जो मैं नहीं दे पाया। और अब अदालत का फैसला आता है, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि जो काम उसने किया था वो हुकूमत की नजर में बहुत गलत काम है। नशे की वजह से पूरा मुस्तकबिल खराब हो जाता है और अब तक मिशिगन की तारीख में ये पहली बार हुआ था कि किसी नॉन वायलेंट क्रिमिनल को, यानी कि ऐसा क्रिमिनल जिसने कभी किसी को नहीं मारा, इतनी लंबी सजा सुनाई गई। और अब कई साल बीत जाते हैं। सन 2014 में उसके वालिद की मौत हो जाती है। उसे मिशिगन से पैरोल पर छोड़ा जाता है, लेकिन फ्लोरिडा में पुरानी सजा काटने के लिए जेल भेज दिया जाता है। उसकी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी है, जिसके 2 बच्चे भी हैं। वो अपनी जिंदगी में खुश है, यानी कि रिचर्ड अब ग्रैंडफादर बन चुका है। जिस केस में रिचर्ड ने कई साल पहले फ्लोरिडा में गाड़ी चोरी की थी, उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसे 20 जुलाई 2020 में रिहा कर दिया जाता है। रिचर्ड की वजह से पहले जितने भी लोग जेल गए थे, जैसे कि लीडर जॉनी, उसका पूरा गैंग और मेयर के साथ काम करने वाले करप्ट अफसरान, उन सबको कई सालों पहले रिहा कर दिया गया और रिचर्ड को सबसे लंबी सजा झेलनी पड़ी। जुलाई 2021 में उसने FBI और डेट्रॉइट पुलिस के ऊपर केस किया। उसका कहना था कि FBI की वजह से वो इन सब में इन्वॉल्व हुआ। अगर FBI उसे अपना इन्फॉर्मर नहीं बनाती तो वो कभी नशीली चीजों का काम नहीं करता और वो एक अच्छी जिंदगी जी सकता था। ये केस जुलाई 2021 में कोर्ट में दायर किया गया था, जिसे मार्च 2023 में खारिज कर दिया गया। तो ये थी पूरी कहानी रिचर्ड की जिंदगी की। रिचर्ड की जिंदगी और उसके आसपास के लोगों की जिंदगी हम सब के लिए सबक है। हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग गलत काम करते हैं उनकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बीत सकती है। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप सब ने बहुत कुछ सीखा हो।